हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान एवं उसका मात्रात्मक आकलन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से दो टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक है कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान करने के लिए, और सेकेंड टॉपिक आएगा कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की आकलन। तो कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान में दो सब टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो है कार्बन एवं हाइड्रोजन के पहचान, और उसके बाद है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन के पहचान, या फिर इसी को बोलते हैं लैसंगे परीक्षण। यह भी ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टॉपिक में भी हमें तीन सब टॉपिक पढ़ना है। ए में है कार्बन एवं हाइड्रोजन के आकलन। यह जो है किया जाता है लीबिंग विधि द्वारा। सेकेंड है वह है नाइट्रोजन के आकलन, जो किया जाता है दो विधि द्वारा, एक तो ड्यूमा विधि द्वारा और सेकेंड है जेल्डाल विधि द्वारा। अगला है वह हाइड्रोजन के आकलन, जो कि केरियस विधि द्वारा हम करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक था वह है कार्बनिक यौगिक में तत्वों की पहचान। उसमें फर्स्ट टॉपिक है वह है कार्बन और हाइड्रोजन के पहचान। कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें यदि कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा, कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन और हाइड्रोजन होता ही है, यानी कार्बनिक यौगिक के पहचान करने के लिए हम कार्बनिक यौगिक जो लेंगे उसको CuO से अभिक्रिया करवाएंगे, यानी CuO के साथ गर्म करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो उसके बाद कार्बन यदि रहेगा उस यौगिक में तो वह CO2 गैस देता है, और CO2 गैस निकल रहा है या नहीं उसको निर्धारित करने के लिए जो चीज़ निकलता है गर्म करने के बाद उत्पाद के रूप में, उसको हम चूना जल में प्रवाहित करते हैं। चूना जल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करते हैं। यदि चूना जल जो है वह उसमें जो है अवक्षेप के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट बैठ जाता है चूना जल के नीचे, तो उस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यदि यही अभिक्रिया में यदि हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो वह जो है H2O के रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में। और इसको मालूम करने के लिए हम उजला कॉपर सल्फेट, इसमें देखिए 5H2O नहीं है, इसलिए इसका जो रंग रहता है वह उजला रहता है। और वही चीज़ जो है H2O जो निकलता है उसको हम प्रवाहित करते हैं कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट जो है यदि वह नीला हो जाता है, यानी उसमें पानी आ जाता है, तो वहाँ से मालूम पड़ता है कि इस यौगिक में हाइड्रोजन है। अब अगला बिंदु है वह है लैसंगे परीक्षण से सोडियम हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, सोडियम नहीं नाइट्रोजन हो गया या फिर सल्फर हो गया या फिर पोटेशियम या फिर हाइड्रोजन, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का परीक्षण करते हैं। जैसे देखिए, एक है सोडियम साइनाइड, इसमें नाइट्रोजन जो है उपस्थित रहता है, साइनाइड के रूप में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। इसका अभिक्रिया जब फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं H2SO4 के उपस्थिति में, फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, और इसको गर्म करते हैं यानी बॉयल जब करते हैं तो इससे बनता है सोडियम फेरोसाइनाइड Na4FeCN6। सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है, और सोडियम फेरोसाइनाइड के अभिक्रिया जो है वह द्वारा फेरस क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो उसके बाद जो बनता है वह बनता है फेरिक फेरोसाइनाइड, या फिर इसको बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड या फिर आयरन हेक्सासाइनोफेरेट, और NaCl बनता है। फेरिक फेरोसाइनाइड का जो रंग होता है वह पार्सियन ब्लू होता है, या फिर हल्का हरा या फिर हल्का पीला रंग होता है। अब अगला, जैसे यहाँ पे हम देख चुके हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति रहेगा तो हरा या फिर हल्का पीला रंग दिखाई देगा। किसके कारण दिखाई देगा? तो फेरिक फेरोसाइनाइड के कारण, Fe4FeCN6। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, फेरिक फेरोसाइनाइड के कारण। अब अगला देखेंगे वह है सल्फर। सल्फर जो उपस्थित रहता है कार्बनिक यौगिक में वह सोडियम लवण के रूप में उपस्थित रहता है, Na2S सोडियम सल्फाइड के रूप में उपस्थित रहता है। इसको जो है हम लेड एसीटेट के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं सोडियम सल्फाइड का, तो वह बनाता है PbS लेड सल्फाइड, जो कि नीचे बैठ जाता है काल, और इसका जो रंग रहता है वह काला रहता है, और एसिटिक सोडियम एसीटेट बनाता है,
जो PbS जो है वह काला रहता है और काला रंग जो है वह सल्फर को निरूपित करेगा। और इसी प्रकार यदि लेड एसीटेट के स्थान पे नाइट्रोजन नाइट्रोप्रूसाइड जिसका सूत्र होता है Na2FeCN5NO नाइट्रोजन नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है, इसको नाइट्रोप्रूसाइड बोलते हैं, के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे जो उत्पाद बनता है वह बनता है नाइट्रोजन थायोनाइट्रोप्रूसाइड जिसका रंग बैंगनी रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सल्फर की उपस्थिति के लिए काला या फिर बैंगनी दोनों रंग में से कोई भी रहेगा तो समझ लीजिएगा कि सल्फर इसमें है। अब अगला आता है वह है यदि कोई कार्बनिक यौगिक में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित है तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे है सोडियम थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड इसलिए है इसमें सल्फर लगा हुआ है याद, यदि इसमें सिर्फ CN लगा रहता तो इसको बोलते हैं साइनाइड सिर्फ। सोडियम थायोसाइनाइड का अभिक्रिया जब FeSO4 के साथ करवाते हैं वो भी H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में तो सोडियम फेरोथायोसाइनाइड बनता है Na2FeSCN, सोडियम फेरोथायोसाइनाइड बनता है जिसका रंग ब्लड रेड रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेड जब आएगा तो उसमें नाइट्रोजन भी है और उसमें सल्फर भी रहेगा। अब यदि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम सोडियम थायोसाइनाइड का अभिक्रिया हम सोडियम थायोसाइनाइड जो है उसमें यदि नाइट्रोजन या फिर सोडियम जो है वह अधिक मात्रा में रहेगा तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके यह जो है वह सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड में बदल जाता है। तो सोडियम साइनाइड जो है यह हम पीछे बताए हैं कि यह जो है पर्शियन ब्लू कलर देगा, पर्शियन ब्लू कलर देगा। इसका अभिक्रिया जब होगा, सोडियम साइनाइड का जब अभिक्रिया जब होता है FeSO4 में, FeSO4 के साथ H2SO4 अम्ल के उपस्थिति में तो यह जो है फेरोसाइनाइड देता है जिसका रंग पर्शियन ब्लू होता है। यह अभिक्रिया यहाँ पे होता है यदि सोडियम अधिक मात्रा में है सोडियम थायोसाइनाइड में तो वह जो है साइनाइड अलग कर देता है और सल्फाइड अलग कर देता है जिससे जो है पर्शियन ब्लू रंग दिखाई देता है। अब अगला अभिक्रिया है वह है सोडियम हाइलाइड। सोडियम हाइलाइड का अभिक्रिया जब AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं HNO3 अम्ल की उपस्थिति में तो इसमें जैसे देखिए यदि हाइड्रोजन के स्थान पे क्लोरीन है तो सिल्वर क्लोराइड देता है और यह जो है उजला कलर का रहता है और नीचे बैठ जाता है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण रूप से घुल जाता है। और अगला जो यदि X के स्थान पे हाइड्रोजन के स्थान पे Br रहेगा, ब्रोमीन रहेगा, तो यह जो है सिल्वर ब्रोमाइड देता है जो कि हल्का पीला रहता है और यह जो है यह जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कम घुलता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। लेकिन X के स्थान पर आयोडीन रहेगा, यानी हाइड्रोजन के स्थान पर आयोडीन यहाँ पे रखिएगा तो यह जो है अभिक्रिया के बाद सिल्वर आयोडाइड देगा जो कि गहरा पीला रंग के रहेगा और यह जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अबिले रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि सोडियम हाइलाइड के साथ नाइट्रोजन हो, सल्फर भी हो, नाइट्रोजन सल्फर भी रहे तो इसको पहले सोडियम हाइलाइड को जो है पहले नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उसके बाद हम AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उसके बाद निकलता है AgCl, फिर सिल्वर हाइलाइड उसके बाद निकलता है। HNO3 अम्ल के साथ अभिक्रिया इसलिए करवाते हैं क्योंकि HNO3 अम्ल जो है वह नाइट्रोजन और सल्फर को लेकर निकाल देता है और जो बचता है वह सिर्फ सोडियम हाइलाइड ही बचता है। अगला अभिक्रिया है वह है सोडियम फॉस्फेट। Na3PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं। फॉस्फोरस जो है वह फॉस्फेट के रूप में उपस्थित रहता है और फॉस्फेट जो है वह सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फॉस्फेट बनाता है। सोडियम फॉस्फेट जो है उसका अभिक्रिया HNO3 अम्ल के साथ करवाते हैं तो यह बनता है H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनता है। और उसके बाद फॉस्फोरिक अम्ल का अभिक्रिया अमोनियम मोलिब्डेट से करवाते हैं। अमोनियम मोलिब्डेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र होता है NH4⁴MoO3। MO जो है वह मोलिब्डेनम के सूत्र होता है और O जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पे O3 जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है।
इससे अभिक्रिया जब होता है तो वह बनाता है उत्पाद के रूप में अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जिसका सूत्र होता है NH4PO3 12MOO3 प्लस में NH4NO3 और H2O बनाता है। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो है इसका रंग पीला रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फॉस्फोरस की उपस्थिति पीला रंग से होता है। अब अगला पॉइंट आता है वह कार्बनिक यौगिक में तत्वों का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस प्रकार से हम एस्टिमेट करते हैं किसी भी तत्व का किसी भी कंपाउंड में। जैसे हम फर्स्ट देखेंगे वह है कार्बन और हाइड्रोजन का आकलन कौन विधि से, तो लिविंग विधि से। फर्स्ट है वह है हाइड्रोजन की मात्रा। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है वह होगा 2/18 इंटू प्राप्त H2O की मात्रा बाई लिए गए कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। हम ये फार्मूला लाएं कहाँ से, वह भी ध्यान दीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन जो है वह H2O के रूप में प्राप्त होता है, तो H2O में इसका जो भार होगा वह है 18 और उसमें हाइड्रोजन जो है उसका भार रहेगा 2। तो जैसे देखिए 18 ग्राम रहता है H2O का भार, तो इसमें जो है 2 ग्राम प्राप्त होता है हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त कर, तो 1 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन प्राप्त होगा, तो 2/18। तो इसी प्रकार जितना 2/18 इसमें गुना हो जाता है और जितना भी प्राप्त होता है जल उसको हम गुना कर देते हैं और जितना भी कार्बनिक यौगिक रहता है उसको भागा दे देते हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। अगला है वह कार्बन की मात्रा, इसी अनुसार होगा कार्बन की मात्रा। कार्बन क्या होता है 12, तो 12 ऊपर हो गया और कार्बन की मात्रा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो भार रहता है वह होता है 44, तो 12/44 इंटू प्राप्त CO2 की मात्रा और लिए गए कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100 जो है वह प्रतिशत में बदलने के लिए गुना हो रहा है यहाँ पे। अब अगला आता है वह नाइट्रोजन का आकलन। नाइट्रोजन का आकलन हम बताए थे आपको कि 2 विधि से करेंगे, एक तो है डीमा विधि, और डीमा विधि में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होता है वह होता है 28/22,400 इंटू V2 इन ml। V2 क्या है वह भी आपको बताएंगे, बाई कार्बनिक यौगिक की मात्रा ग्राम में इंटू 100। देखिएगा V2 जो है यहाँ पे निकालना पड़ता है आपको। V2 जो निकलेगा वह निकलेगा P-P1/T1 इंटू V1 इज इक्वल टू होता है P2V2/T2। यहाँ यह क्या है, जैसे यहाँ पे P जो है वह है जल युक्त गैस का दाब। जब गैस जो रहेगा उसमें जल भी मिला हुआ रहेगा तो उसका दाब है P, और P1 जो है वह जल के दाब है जो दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में P1, और V1 जो है वह आयतन है, गैस का जो आयतन रहेगा T1 ताप पर वही है V1, और T1 जो है वह तो ताप ही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा P2 V2 T2 जो है वह सब STP पर आपको लेना है। जैसे P2 जो है वह STP पर गैस का दाब होगा जो कि होता है 760 mm of Hg या फिर 1 atm, और T2 जो है वह STP पर ताप है जिसका मान होता है 273 केल्विन, और V2 जो है वह आपको निकालना है। यहाँ से V2 आपको नहीं दिया रहेगा, बाकी सब दिया रहेगा, तो आप निकाल लीजिएगा V2, और V2 का मान यहाँ रख दीजिएगा, आ जाएगा आपका नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। अब एक और होता है वह है जल डाल विधि द्वारा। जल डाल विधि में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होता है वह होता है 1.4 इंटू N इंटू V इन ml बाई कार्बनिक यौगिक की मात्रा, वो भी ग्राम में। यहाँ पे N जो है वह नॉर्मलता है, और नॉर्मलता क्या चीज़ का, तो यहाँ पे अमोनिया के साथ जो प्रयुक्त रहता है अम्ल उसी का नॉर्मलता है। नॉर्मलता होता क्या है, तो M यानी मोलारता इंटू N। मोलारता क्या है, तो हम पीछे जो चैप्टर था उसमें आपको मोलारता बताए थे, और N जो है वह होता है संयोजकता या फिर आयनन। जैसे संयोजकता Na2 होता है Na प्लस, इसी को संयोजकता बोलते हैं। अब अगला जो है वह है हैलोजन का आकलन या फिर केरियस विधि द्वारा। हैलोजन का आकलन या फिर इसी को बोलते हैं केरियस विधि, या फिर इसी को बोलते हैं केरियस विधि द्वारा। फर्स्ट है वह है क्लोरीन। क्लोरीन का भार होता है 35.5, और क्लोरीन जो है वह AgCl के रूप में निकलता है, और AgCl का जो भार होता है वह 143.5 होगा, निकाल लीजिएगा आप।
तो 35.5 बाई 143.5 इंटू AgCl का भार ग्राम में बाई कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100 जो है वह प्रतिशत निकालने के लिए यूज होता है। इसी प्रकार ब्रोमीन का परसेंटेज जो होगा वह 80 बाई 188 जो है वह है सिल्वर ब्रोमाइड का भार होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर का होता है 108 और ब्रोमीन का होता है 80, तो दोनों को जोड़िएगा तो 188 आ जाता है। बाई कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100। आयोडीन का परसेंटेज मात्रा जो होगा वह होगा 127 बाई 235 और इंटू AgI सिल्वर आयोडाइड का भार बाई कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100। जितना भी ये जैसे फार्मूला है हाईलाइट में सभी एक प्रकार के हैं। भार लिखिएगा तत्व का, उसके बाद कंपाउंड का भार लिखिएगा, उसके बाद Ag जो भी हाईलाइट है सिल्वर हाईलाइट का भार लिखिएगा और नीचे लिखिएगा कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100। जैसे सल्फर है तो सल्फर का जो भार आता है वह 32 आता है। सल्फर जो है वह बेरियम सल्फेट के रूप में निकलता है, तो बेरियम सल्फेट का जो भार आएगा वह है 233। उसके बाद बेरियम सल्फेट का भार लिखिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा कार्बनिक यौगिक का भार इंटू 100। एक ही नियम के अनुसार ये जितना भी फार्मूला है वह सब आता है, वह नियम है। जो भी तत्व जो भी हाइलाइट के परसेंटेज मात्रा निकालना है आपको, उस हाइलाइट का भार ऊपर लिखिए। उसके बाद वो हाइलाइट जो है उसका सिल्वर हाइलाइट का भार जो रहेगा वह नीचे लिखिए, और सिल्वर हाइलाइट का जो भार ग्राम में आपको दिया रहेगा वह ऊपर लिखिएगा, और कार्बनिक यौगिक का भार जो भी आपको दिया रहेगा वह नीचे लिखिएगा इंटू 100। अब अगला है वह है O2 के आकलन। O2 का जो आकलन होता है वह होता है 100 माइनस जितना भी हाइलाइट हो गया, सल्फर हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, ये जितना भी तत्व रहेगा उन सभी का परसेंटेज मात्रा के जोड़ के अंतर माइनस कर दीजिएगा 100 में, तो आ जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा। आगे चलते हैं, यहाँ तक जो समाप्त हो गया आपका चैप्टर। अब आगे हम देखेंगे 1 मिनट रिवीजन में। जैसे ध्यान दीजिएगा, फेरिक फेरोसाइनाइड जिसका सूत्र होता है Fe4 FeCN6 सफिक्स 3, यह जो है हल्का पीला या फिर हल्का हरा रंग होता है जिसको पर्शियन ब्लू कहते हैं। इसी के कारण पर्शियन ब्लू रंग दिखाई देता है। PbS के कारण काला रंग दिखाई देता है, यानी लेड सल्फाइड के कारण। और एक होता है सोडियम थायो नाइट्रोप्रूसाइड, सोडियम Na4 FeCN5NOS, इसको बोलते हैं सोडियम थायो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सल्फर लगा हुआ है। यहाँ पे थायो नाइट्रोप्रूसाइड बोलते हैं। इसका जो रंग होता है वह बैगनी रंग होता है। अगला है सोडियम फेरोथायोसाइनाइड। सोडियम फेरोथायोसाइनाइड का रंग जो रहता है वह ब्लड रेड रहता है। इसका सूत्र होता है Na2FeCNS। अब अगला है वह है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जिसका जो रंग रहता है वह पीला रहता है और सूत्र है NH4PO3 12MOO3। अगला है सिल्वर क्लोराइड, जिसका जो आप जानते होंगे कि इसका जो रंग रहता है वह उजला रहता है और यह जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय है। AgBr, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसका रंग जो है हल्का पीला रहता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अपूर्ण विलय रहता है, यानी पूर्ण रूप से विलय नहीं होगा। अगला है सिल्वर आयोडाइड, जो कि गहरा पीला होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अविलय रहेगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, वह है नाइट्रोजन की परसेंटेज मात्रा जो बताए थे आपको डीमा विधि में, और सेकंड जो है जलडाल विधि में। डीमा विधि में बताए थे कि 28/224/00 इंटू V2 इन ml और बाई कार्बनिक यौगिक की मात्रा इंटू 100। यहाँ पे V2 जो है वह नाइट्रोजन के आयतन ml में लीजिएगा। V2 जो है नाइट्रोजन के आयतन रहेगा, और जलडाल विधि में जो है वह होता है नाइट्रोजन के परसेंटेज मात्रा 1.4 इंटू N, जो कि नॉर्मलता होता है, इंटू V इन ml बाई कार्बनिक यौगिक के भार ग्राम में। यहाँ पे 100 गुना नहीं कीजिएगा, 100 गुना करके लिख दिए 1.4, ध्यान से। यहाँ पे जैसे देखिए N जो है, यहाँ पर N क्या है, N जो है अमोनिया के साथ प्रयुक्त अम्ल के नॉर्मलता है, जो कि होता है M इंटू N, कैपिटल M इंटू स्मॉल n। कैपिटल M जो है वह मोलरता है, स्मॉल m जो है वह आयन है। V जो है V इन ml वह है अमोनिया के साथ प्रयुक्त अम्ल के आयतन,
और N जो है अमोनिया के साथ प्रयुक्त अम्ल के नॉर्मलता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे भी किस प्रकार निकालेंगे, भी जो है देखिए डीमा विधि में जो भी इसमें दिया हुआ है निकालना है आपको, भी जो नाइट्रोजन के आयतन है वह निकालते हैं P माइनस P1 इंटू V1 बाई T1 और P2 V2 बाई T2 से, या फिर P1 V1 बाई T1 और बराबर होता है P2 V2 बाई T2। इसी से ये सूत्र निकला है। यदि जल युक्त रहेगा गैस तो P माइनस P1 कीजिएगा, यदि जल युक्त नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कीजिएगा P1 इंटू V1 बाई T1 से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा P2 V2 और T2 जो है वह STP पर लीजिएगा और P1 जो है P1 V1 और T1 जो है इसको NTP पर या फिर जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उस पर लीजिएगा। यहाँ तक जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वह है डीमा विधि प्रयोग की जाती है। हम अभी बताएं डीमा विधि किस में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन के मात्रा के अनुमान के लिए, गुणता की पहचान के लिए नहीं किया जाता है डीमा विधि के प्रयोग। अगला क्वेश्चन है वह नाइट्रोजन के लैसंगे परीक्षण में जो यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता है वह है कौन सा यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के लैसंगे परीक्षण में जो है वह हाइड्रोजन यौगिक सकारात्मक साक्ष्य नहीं देता है, यानी हाइड्रोजन का परीक्षण नहीं किया जा सकता है लैसंगे परीक्षण में। यूरिया के हो सकता है, लसाइजिन का हो सकता है या फिर फेनिल हाइड्रोजिन का हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं होगा, यह भी ध्यान दीजिएगा, यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक में सल्फर के परीक्षण में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाया जाता है, एक बैंगनी रंग इसके कारण उत्पन्न होता है। यानी आपसे पूछ रहा है बैंगनी रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, उसका सूत्र बताना है। तो आपको बताए थे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वह सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड के कारण जो है वह बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। उसका सूत्र होता है Na4 FeCN5 NOS। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के कारण, थायोनाइट्रोक्लोराइड के कारण होता है उत्पन्न होता है बैंगनी रंग। अगला क्वेश्चन है वह है एक कार्बनिक यौगिक का सोडियम निष्कर्ष FeCl3 के साथ लाल रंग देता है, इसमें उपस्थित है लाल रंग देता है। हम पीछे बताए हैं यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित रहेगा तो वह ब्लड रेड कलर देता है। और अगला क्वेश्चन है वह है सोडियम को साधारणतः इसमें रखा जाता है परिशुद्ध अल्कोहल में या फिर पेट्रोल में या फिर मिट्टी का तेल में या फिर CCl4 में। किस में रखा जाता है सोडियम का, तो मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है वह है कार्बनिक यौगिक को सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। कार्बनिक यौगिक को जब सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो कार्बनिक यौगिक में उत्पन्न तत्वों को सोडियम के आयनिक यौगिक में परिवर्तन करने के लिए गर्म करते हैं सोडियम के साथ। अगला क्वेश्चन है वह है कार्बनिक यौगिक में हैलोजनों का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। हैलोजन का निर्धारण किस विधि द्वारा करते हैं, तो केरियस विधि द्वारा करते हैं, पीछे बताएं आपको। अगला क्वेश्चन है केरियस विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक में सल्फर का निर्धारण करने में यौगिकों को किसी अभिकर्मक ए के साथ तेज करने पर या फिर तेज गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल ऑक्सीकृत हो जाती है। अभिकर्मक है, हम पीछे बताए हैं। केरियस विधि में जो है वह नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें सद्धूर्म नाइट्रिक अम्ल होगा या फिर HNO3 अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है वह है यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है। तो यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन जो है वह सोडियम साइनाइड के रूप में उपस्थित रहता है, हम पीछे बताएं आपको। अगला क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक के सोडियम निष्कर्ष का फेरस सल्फेट के साथ उबाल कर ठंडा करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर नीला विलयन प्राप्त होता है। विलयन का नीला रंग किस पदार्थ के बनने के कारण है, पीछे हम बताएं नीला रंग किस कारण से बनता है। तो नीला रंग जो है वह फेरिक साइनाइड के कारण बनता है, Fe4 FeCN6 हैलोजन के परीक्षण से पूर्व सोडियम निष्कर्ष को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने के कारण है, हम पीछे बताएं। यदि हैलोजन में
नाइट्रोजन और सल्फर के उपस्थिति रहेगा तो वह हट जाता है HNO3 के अभिक्रिया करवाने के साथ। यहाँ पे होगा नाइट्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन सल्फाइड इससे अपघटित हो जाते हैं और निकल जाते हैं सोडियम हाइलाइड के साथ। अगला क्वेश्चन है वह है सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग इसका होता है। नीला रंग किसके कारण होता है? तो नीला रंग जो है वह फेरोफेरिक साइनाइड के कारण होता है। कार्बनिक यौगिकों के गुणात्मक विश्लेषण के लयसंज्ञा परीक्षण में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ बैंगनी रंग इसकी उपस्थिति प्रकट करता है। बैंगनी रंग जो है वह गंधक यानी सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है वह है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है। यौगिक का सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर पदार्थ बनते हैं। सोडियम धातु के साथ जब इसको मिलाइएगा तो वह बनेगा सोडियम साइनाइड और NaCl बनता है। अगला क्वेश्चन है वह है नाइट्रोजन के लयसंज्ञा परीक्षण में नीला रंग इसके बनने के कारण होते हैं। नीला रंग जो है वह फेरोसाइनाइड के कारण होता है। यहाँ तक जो है जितना भी इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन था आपको करवा दिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF के लिए हम डिस्क्रिप्शन में PDF के लिए लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिएगा। अब आगे आने वाले वीडियो में इसका लास्ट चैप्टर जो है वही हम पढ़ेंगे, वह है औद्योगिक रसायन के बारे में।